हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सीटेट का जो भी दिसंबर में पेपर होने वाला है 15 दिसंबर को, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को पहले ही प्रयास में अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है मैथ का पैडागोजी जो 15 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 15 नंबर का, तो दोस्तों वो कहाँ से आता है, तो ये NCERT पर आधारित ही जो है प्रश्न जो है आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेन पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। किसके माध्यम से, तो थ्योरी के माध्यम से। यानी कि थ्योरी के माध्यम से अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा सीटेट एग्जाम 2024 में। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पिछला पार्ट जो है जितना भी पैडागोजी के जितने भी पार्ट हम लोग थ्योरी का कवर किए हैं NCERT पर आधारित, उन सभी का वीडियो जो है वीडियो का प्ले लिस्ट बनाया गया है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप जो है दोस्तों उसको शुरू से आप लोग जो है देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यह सेशन जो है बहुत ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसलिए दोस्तों प्ले लिस्ट से जो है सारा वीडियो जो है एक वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या, प्रचलित शिक्षण विधियाँ। यानी कि शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उनमें कौन कौन सी प्रचलित हैं, और इससे जो है इस पॉइंट से जो है आपको क्वेश्चन सीटेट एग्जाम 2024 में देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक लाइन को यहाँ पर जो है आपको डिस्कस किया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रचलित शिक्षण विधियाँ। यानी कि शिक्षण विधियाँ में यानी शिक्षण की जितनी भी विधियाँ हैं उसमें कौन कौन सी प्रचलित विधियाँ हैं जो डायरेक्ट आपको पेपर में पूछा जाता है, तो उन सभी को हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर किसी काम के करने के विशेष ढंग को विधि कहते हैं। यानी कि जो भी आप काम करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से यानी किसी ढंग से आप जो कार्य करते हैं उसी ढंग को, यानी कि जिस ढंग से आप किसी कार्य को करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधि बोलते हैं। अगर आगे बात करें तो विधियों के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य करके, यानी कि इन विधियों के द्वारा अलग अलग प्रकार का कार्य करके किसी लक्ष्य की पूर्ति होती है। और आपका जो लक्ष्य होता है उसकी जो है क्या हो जाती है, तो पूर्ति हो जाती है। यानी कि विधियों का प्रयोग करके जो है लक्ष्य को क्या कर सकते हैं आप लोग, प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं दोस्तों शिक्षण विधियाँ। यानी कि शिक्षण की जो विधियाँ हैं 3 कारकों पर निर्भर करते हैं। इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट करने वाली बात है कि शिक्षण की विधियाँ जो हैं कितने कारकों पर निर्भर करती हैं, तो 3 कारकों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन से वह कारक हैं, तो आप देख सकते हैं वातावरण के, यानी कि आपके आसपास का जो भी वातावरण है उसी को वातावरण बोलते हैं। तो वातावरण का मतलब कोष्टक में यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम। वातावरण का मतलब पाठ्यक्रम, यानी कि 3 कारक यही है। पहला कारक क्या हो जाएगा, तो वातावरण यानी पाठ्यक्रम हो जाएगा। दूसरा कारक शिक्षक और शिक्षार्थी, दूसरा कारक आपका शिक्षक हो जाएगा। और तीसरा कारक आपका जो है शिक्षार्थी हो जाता है। शिक्षक यानी टीचर, यानी कि जब आप टीचर बनेंगे तो आप भी जो है उसमें जो है एक कारक बनेंगे। और शिक्षार्थी यानी कि जो छात्र पढ़ते हैं, यानी कि ये छात्र हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण की जो विधियां हैं 3 कारकों पर निर्भर करती है। और कौन कौन से कारक है, तो वातावरण यानी पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी जो छात्र पढ़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तीनों कारकों को निम्न तरीके से दर्शाया जा सकता है। और ये जितने भी तीनों कारक दिए गए हैं उनको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, उनको आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों 3 कारक कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 कारक कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 कारक जो हैं आपके यहाँ पे 3 कारक बताए गए हैं। ये शिक्षण है, यानी कि ये शिक्षण की विधियों में ये 3 कारक आपको दिखाई देगा। पहला नंबर क्या, पाठ्यक्रम। दूसरा नंबर शिक्षक यानी टीचर। पाठ्यक्रम का मतलब जो भी आपके विषय वस्तु में जो भी आपका पाठ्यक्रम दिया होगा उसी को पाठ्यक्रम कहेंगे। और शिक्षक यानी दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे शिक्षार्थी आ जाता है। तो यही जो है 3 कारक हैं किसके, तो याद रखिएगा शिक्षण के यही 3 कारक हैं। कौन कौन, तो पहला पाठ्यक्रम हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका जो है शिक्षक हो जाता है, और तीसरे नंबर पर आपका जो है शिक्षार्थी हो जाता है, यानी कि छात्र हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो दोस्तों अगर आगे हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए दूसरे परिक्षेप पे
दूसरे परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त कारकों को निम्न तरीकों से भी दर्शाया जा सकता है। यानी कि इसी को जो है हम लोग निम्न यानी कि नीचे जो तरीका दिया गया है इस तरीके से भी हम लोग शिक्षण के विधियों को दर्शा सकते हैं 3 कारकों को। तो आइए देखते हैं ये 3 कारकों को कैसे दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 3 कारकों को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये शिक्षण है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी 3 कारक कौन कौन है। तो पहला नंबर आपका हो जाता है क्या, अनुदेशात्मक उद्देश्य। क्या, अनुदेशात्मक उद्देश्य। यहाँ पे अनुदेश दिया जाता है। अधिगम अनुभव, यानी कि जो सिखा रहे हैं आप बच्चे को उसका अनुभव कैसा रह रहा है। तो 2 नंबर पर आपका जो है अधिगम अनुभव हो जाएगा। और 3 नंबर आपका जो है दोस्तों मूल्यांकन हो जाता है। 3 नंबर क्या हो जाएगा, तो मूल्यांकन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऐसे भी दर्शाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आगे बात किया जाए तो यहाँ पर शिक्षण विधियों का शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी कि शिक्षण की जो भी विधियाँ हैं, जितने भी विधियाँ हैं उनका जो है किससे घनिष्ठ संबंध है, तो शिक्षा का जो भी उद्देश्य होता है उसी से जो है इनका जो है घनिष्ठ क्या है, संबंध है। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो शिक्षण विधियों का उद्देश्य शिक्षक और शिक्षार्थी के आपसी संबंध में सजीवता लाना है। यानी कि शिक्षण का विधियों का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षक यानी टीचर, यानी कि शिक्षक है टीचर, और शिक्षार्थी यानी कि छात्र, इनका जो आपसी संबंध है उनमें सजीवता को लाना है। इसी का ये क्या है, विधियों का उद्देश्य है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते दोस्तों, जो शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं। यानी कि जो भी शिक्षण विधियां हैं मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हैं, वे ही शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करती हैं। और यही जो है छात्रों का जो है संपूर्ण रूप से क्या करेंगी, विधियां जो हैं ये क्या करेंगी, तो छात्रों का संपूर्ण रूप से विकास करेंगी। क्लियर है। आगे बात करें तो इसलिए गणित शिक्षण विधियों का चयन करते समय, यानी कि जो भी गणित का शिक्षण का जो विधि होगा उसको चयन करते समय गणित शिक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि गणित का जो भी शिक्षण है उनके जो भी उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए टीचर को। क्लियर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, गणित शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनको जो है गणित के शिक्षण में क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर पहला नंबर विधि आपको दिखाई दे रहा है आगमन विधि। पहला विधि क्या है, तो आगमन विधि। आगमन विधि में यहाँ पे आप देख सकते हैं आगमन विधि, इसमें जो है पहला पॉइंट है, इसमें विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर। यानी कि आगमन विधि में क्या करते हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं छात्रों के सामने, उसके बाद सामान्य सिद्धांतों की ओर लाया जाता है। और जो भी सामान्य सिद्धांत हैं, सरल सिद्धांत हैं, उन्हीं की ओर क्या किया जाता है, उदाहरण देकर लाया जाता है। चलिए आगे बात करें तो इस समय निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इस आगमन विधि में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो आइए उसको अब हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर देख सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा नंबर आपका हो जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जितने भी दोस्तों यहाँ पर शिक्षण की विधियाँ हैं इन सभी को दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी के माध्यम से। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी से जो है आपको एक क्वेश्चन इस बार सीटेट में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इस विधि के 4 चरण हैं। इस विधि के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। तो कौन कौन से चरण हैं, आइए अब हम लोग उसको जानेंगे। तो आगे बात करें इस विधि के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला चरण, इस विधि के 4 चरण हैं। पहला चरण आपका क्या है, उदाहरण प्रस्तुत करना। यानी कि छात्र के सामने क्या करेंगे आप, सबसे पहले उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, यानी कि क्या करेंगे, एग्जाम्पल क्या करेंगे छात्रों के सामने सबसे पहले क्या किया जाता है, तो प्रस्तुत किया जाता है, यानी पेश किया जाता है छात्रों के सामने। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो है 2 नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर में जो है पहला नंबर छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना। 2 नंबर की बात करें उदाहरणों का अवलोकन कर परिमाण निकालना।
यानी कि जो भी आप छात्रों के सामने उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका परिणाम आपको निकालना पड़ेगा और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला कहता है पॉइंट, सिद्धांतों का निर्माण करना, यानी जो भी सिद्धांत है उसका क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, यानी सिद्धांत को आप बनाएंगे। आगे बात करें तो उदाहरणों द्वारा सिद्धांतों की पुष्टि करना। अब जो भी सिद्धांत आप वहाँ पे निर्माण करेंगे, उदाहरण के द्वारा उसको बच्चों के साथ क्या करेंगे, क्लेरिफाई कराएंगे, उनको क्लियर कराएंगे, उनको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे, समझाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो है, अगर आगे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस विधि के लाभ, यानी कि इस विधियों के क्या क्या लाभ हैं और इसके क्या क्या दोष हैं, आइए अब हम लोग उसको जानेंगे। तो इस विधि का लाभ क्या है, यानी कि देख सकते हैं लाभ में पहला पॉइंट है, विद्यार्थी स्वयं नियमों की खोज करता है। यानी कि जो छात्र होता है वो स्वयं जो है, यानी कि उसके अंदर जो है एक जिज्ञासा जागृत हो जाती है और स्वयं यानी अपने आप नियमों को खोजने में क्या करता है, खोज करता है वह छात्र, जिससे उसका ज्ञान क्या होता है, अस्थाई बन जाता है। यानी कि जब छात्र जो है नियम की खोज कर लेता है तो उसका ज्ञान जो है क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। अगर आगे बात करें तो विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के अंदर जो है आत्मविश्वास जागृत हो जाता है, पैदा हो जाता है और उनके जो है और आत्मनिर्भर यानी स्वयं करने के लिए वह जो है तत्पर हो जाता है। क्लियर है। आगे बात करें तो विषय रुचिकर बन जाता है। यानी कि जिन बच्चों का जो है इन विधि का जब उपयोग करते हैं, इसमें लाभ यह होता है कि जब बच्चे में रुचि आ जाती है, क्या आ जाती है, बच्चे में रुचि आ जाती है और रुचि के साथ यानी उसका मन लगने लगता है तो उस कार्य को जो है वो बच्चा करने लगता है। आगे बात करें तो अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है। जो भी अनुसंधान है उनका जो है क्या मिलता है, तो बढ़ावा मिलता है। चलिए अब इस विधि के दोष के बारे में जानेंगे कि इस विधि के दोष क्या हैं। तो पहला नंबर है कि ज्ञानार्जन धीमी गति से होता है। यानी कि ज्ञान, जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा उसको कैसे प्राप्त होगा, एक बार तेज़ी से नहीं प्राप्त हो जाएगा, धीरे धीरे प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, तो धीरे धीरे प्राप्त होगा बच्चे को ज्ञान। क्लियर है, यही इसका दोष है। अगर आगे बात करें तो समय अधिक लगता है। इस विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो समय जो है क्या होगा, अधिक लगेगा, यानी टाइम ज़्यादा लगता है। आगे बात करें तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है, यानी कि पाठ्यक्रम जो है आपका पूरा समाप्त नहीं हो पाता है। हमको उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और अच्छी लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों थ्योरी के माध्यम से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो इस विधि के लाभ और इस विधि के दोष को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा कहता है इस विधि का उपयोग, यानी कि इस विधि का उपयोग जो है दोस्तों कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, आइए अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। यानी कि इस विधि का उपयोग में रेखा गणित शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। यानी कि इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, रेखा गणित के शिक्षण में, यह महत्वपूर्ण है। अगर आगे बात करें तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना करना। यानी कि इस विधि का उपयोग जो है कहाँ करेंगे, आयत का परिमाप निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए और आयत के क्षेत्रफलों का और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का क्या सूत्र की स्थापना जो है इस विधि से आप लोग इस विधि का उपयोग करके कर सकते हैं। आगे बात करें तो बीज गणित के सूत्रों की स्थापना करना, यानी कि अलजेब्रा का जो भी सूत्र है उसको जो है इसके उपयोग से क्या कर सकते हैं, तो स्थापित कर सकते हैं। आगे बात करें तो साधारण ब्याज निकालने के लिए साधारण ब्याज आप जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। इसको आप साधारण ब्याज का ये फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। क्लियर है। यानी कि साधारण ब्याज का जो भी फार्मूले हैं उसको निकालने के लिए इसका जो है इस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो रूढ़ संख्याओं का ज्ञान है। रूढ़ संख्याएं जो भी होती हैं उन संख्याओं का ज्ञान हो जाता है इसका उपयोग करके। त्रिभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इस विधि का उपयोग से त्रिभुज के कोणों को क्या कर सकते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं, तो त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ABC। त्रिभुज में कितने जो है भुजाएं होती हैं, तो याद रखिएगा त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है, 3 भुजाएं और 3 कोण होता है। और इन तीनों कोणों का योग कितना आता है, अगर इन तीनों कोणों का योग की बात करें तो दोस्तों इन तीनों यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको जो है आप जो है अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हम लोग का विधि है आगमन विधि। कौन सी विधि है, तो आगमन विधि है।
तो आइए देखते हैं आगमन विधि में। आगमन विधि जो है कहता है, आगमन विधि सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो है निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन विधि। आगमन विधि जो है पीछे हो चुका है, पढ़ चुका है उसको, ये है निगमन विधि। आइए निगमन विधि में देखते हैं। इसमें सबसे पहले सामान्य नियम बताए जाते हैं, यानी कि निगमन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले साधारण नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद जो है उदाहरण दिया जाता है। इसमें निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। सिद्धांत से कहाँ? उदाहरण की ओर। क्लियर है दोस्तों। अगर इसके चरण की बात करें, यानी कि निगमन विधि के चरण की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निगमन विधि के कौन कौन से चरण होते हैं। आइए अब हम लोग उसको जानते हैं। निगमन विधि में इस विधि के निम्न चरण है। इस विधि के कितने चरण हैं? तो निम्न चरण है। कौन कौन से चरण हैं? सिद्धांत का ज्ञान होना, यानी कि सिद्धांत का ज्ञान देना। अगले पॉइंट की बात करें तो विभिन्न उदाहरणों से, यानी कि जितने विभिन्न प्रकार के जो भी उदाहरण होते हैं, उदाहरणों में सिद्धांतों का प्रयोग करना, यानी कि जो भी उदाहरण होंगे उसमें जो है इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना, यानी कि जो भी आप सिद्धांत बताया गया है उसका जो है सत्यता, क्या वह सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, इसको जो है क्या किया जाता है, इस विधि के माध्यम से जो है सत्यता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। आगे बात करें तो अन्य उदाहरणों के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना, यानी कि और भी उदाहरण देकर उन उदाहरण के आधार पर सिद्धांत को जो है पूर्ण रूप से, यानी पूरे रूप से क्या किया जाता है, उसका सत्यापन किया जाता है, यानी उसको प्रूफ किया जाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, अगर आगे बात करें कि इस विधि के लाभ क्या हैं और इस विधि के हानि क्या हैं, तो इस विधि के सबसे पहले इस विधि का लाभ जानेंगे कि निगमन विधि का जो है लाभ क्या है। तो पहला नंबर की समय की बचत होती है, यानी कि इस विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है समय की, यानी टाइम की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। दूसरा नंबर है विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी कि जो भी छात्र हैं उनको जो है स्मरण शक्ति, यानी कि छात्रों को जो है स्मरण शक्ति, यानी कि उनमें जो है इस स्मरण शक्ति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। उनमें जानने की जो है क्या हो जाती है, तो शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और यही जो है शिक्षार्थियों की स्मरण करने की शक्ति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अब आइए अब हम लोग जानेंगे इस विधि के दोष, यानी कि इस विधि के दोष क्या क्या हैं। तो इस विधि का दोष यह है कि प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा निगमन विधि। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि निगमन विधि जो है प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। आगे बात करें तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया जो है क्या है, कैसी है, तो यह एक लंबी प्रक्रिया है, ये लंबा प्रोसेस है। क्लियर है। अगर आगे बात करें तो गणित की संपूर्ण विषय वस्तु, यानी कि गणित की जो भी पूरा विषय वस्तु है, पाठ्यक्रम है, नहीं पढ़ाई जा सकती। इस विधि का अगर आप प्रयोग करते हैं तो इस विधि में पूरा जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है आप इसमें जो है नहीं पढ़ा सकते हैं। इसको जो है अच्छे तरीके से आप नोट डाउन करेंगे। क्लियर है। चलिए इस विधि का उपयोग, आइए दोस्तों इस विधि का उपयोग जानते हैं। इस विधि का उपयोग क्या क्या है। इस विधि का उपयोग यह है, यह विधि बीजगणित यानी अलजेब्रा, रेखा गणित में भी एवं त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोगी है। यानी कि यह इस विधि का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बीजगणित में कर सकते हैं, रेखा गणित में कर सकते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति में कर सकते हैं, और यह इन तीनों में जो है इस विधि का बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको यह सेशन जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग भी अपना सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी करते रहिए, और पीछे का जितना भी वीडियो दोस्तों पैडागोजी का जो है सारे वीडियो का लेक्चर जो है यहाँ पे प्ले लिस्ट में आपको जो है दिखाई देगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप पहले वीडियो से शुरुआत करिए। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को पहले प्रयास में ही अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज पड़ा है। पहले चैप्टर से स्टार्ट किया गया है, और यह चैप्टर जो है दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और दूसरे चैप्टर में टॉपिक वाइज एकदम एनसीईआरटी के जितने भी मेन पॉइंट होते हैं उन सभी को जो है, जो भी सीटेट एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है उन सभी को जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कराया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यही हमारा मोटिवेशन हमारे लिए यही बनता है, आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।